Welcome back once again. We will try to cover other question in session 4. So let us start. So सेल्फ फ्यूजन एक्सपेरिमेंट ये आप पढ़िएगा, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस मैंने देखा है कि अक्सर कुछ ना कुछ सेल्फ फ्यूजन एक्सपेरिमेंट्स पे क्वेश्चंस आते हैं। तो सेल्फ फ्यूजन एक्सपेरिमेंट है क्या कि द फर्स्ट इवेंट दैट सेल साइकिल कैन कम सेल्फ फ्यूजन एक्सपेरिमेंट विद कल्चर ऑफ मैमेलियन सेल्स when इंटरफेज सेल साइकिल G1, S एंड G2। जो स्टोरी बताई गई है G1, S और G2 फेज के सेल साइकिल के बीच में बताई गई है। जब G1 S को फ्यूज करते हैं तो क्या होता है, S G2 को फेज जब करते हैं तो क्या होता है ना। ये सब के बारे में स्टोरी बताई गई है और बहुत अच्छे से आपको किसी भी सेल बायोलॉजी के बुक में बहुत अच्छे से डिस्कस्ड है, ठीक है। चलिए, फिर फ्यूज टू सेल इन माइटोसिस। Okay, their nuclear envelope vesiculated and their chromosome is contains. This finding indicate that some diffusible component or component in cytoplasm of mitotic cell force interphase nuclei to undergo with the S phase. क्या करता है कि इंटरफेज में जो पड़े हुए रहते हैं, जीवन में पड़े रहते हैं, उनको एस फेज में फोर्सली भेजने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। समझ में आया? चलिए, सो इसको आप अच्छे से पढ़िए और मैं आपको सिर्फ बता दूं दैट दिस फैक्टर आर एस फेज सीडीकेज कॉम्प्लेक्स। अब बहुत ज़्यादा नोन है इसके बारे में, साइक्लिन सीडीकेज के बारे में, तो सेल साइकिल रेगुलेशन में यहाँ पे पढ़ा नहीं रहा, ठीक है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा बिकॉज वी हैव टू डिस्कस अ लॉट ऑफ क्वेश्चन मीन वाइल। ऑल्दो दिस सेल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट्स डिमॉन्स्ट्रेट दैट डिफ्यूजिबल फैक्टर्स कंट्रोल entirely into S and M phase of the cell cycle, ठीक है। genetics and biochemical experiment were needed to prove these factors, that is very important। so इन सब को लॉडिस के बीच में दिया गया है। लॉडिस से मैंने इसे कट करके लगाया था, वहाँ पे 4th एडिशन से मैंने इसे कट करके लगाया था। तो ये जो सेल्फ फ्यूजन एक्सपेरिमेंट है, इनमें कौन सा ऑप्शन आपको राइट दिख रहा है, ठीक है। जब आप इसको पढ़ेंगे, when S phase cell is fused with G1, then G1 phase cell stimulate and it comes into the S phase of the cell cycle. That is the option A. Option A कह रहा है। B क्या कह रहा है, when S phase is fused with G2, DNA synthesis is induced in G2 phase। अब कोई भी बच्चा बताओ कि G1, S and then G2 phase में DNA synthesis कब होता है? नहीं होता। तो A ऑप्शन जो हुआ वो बिल्कुल ही बुलशिट वाला ऑप्शन हुआ, मैंने बहुत ही गंदा वाला मजाक हो गया सेल साइकिल के साथ, ठीक है। When G1 phase is fused with G2, अब G1 फेज को उठाओ G2 के साथ जब मिक्स करोगे तो डीएनए सिंथेसिस तो होनी नहीं है, तो फिर यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता। When G1 phase is fused with M phase, ठीक है, the both G1 and M phase are stimulated to synthesis DNA। M phase में डीएनए सिंथेसिस नहीं होती है। यहाँ इस पे भी एक है, यहाँ पे आते हैं एपिसिस, ठीक है, तो वहां पे भी स्टोरी है, बट ये नहीं है कि G1 और M दोनों में डीएनए सिंथेसिस होगी, नहीं भैया। डीएनए की सिंथेसिस सिर्फ होता है तो एस फेज ऑफ द सेल साइकिल में होता है, ठीक है, इसीलिए इसको हम सिंथेसिस फेज कहते हैं। तो राइट ऑप्शन इसका ए है। एस फेज इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड एज सिंथेसिस फेज। ड्यूरिंग एस फेज डीएनए ऑफ ईच क्रोमोसोम रेप्लिकेट फॉलोड बाय द सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन ऑल्सो, क्योंकि प्रोटीन भी सिंथेसिस होनी है दुगनी और डीएनए में, क्योंकि जान रहा है सेल कि अब हमको क्या होना है, डिवाइड होना। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, ए है। आगे बढ़े, चलिए। और देखिए, डीएनए मेटाबॉलिज्म आप पढ़ना चाहते हैं, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर और बायोकेमिस्ट्री रिलेटेड टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो भैया मैं आपको कहूँगा कि फॉलो लेनिंग, ठीक है। विदाउट फॉलोइंग लेनिंग यू कांट डू एनीथिंग। और डीएनए मेटाबॉलिज्म जो है वो बायोकेमिस्ट्री में जब ये आप 5th एडिशन उठाएंगे तो आपको 993 पेज पे स्टार्ट होगा, नील एंड कॉक्स में, ठीक है। नेल्सन कॉक्स को हम नील एंड कॉक्स कहते हैं। तो कॉक्स की बुक में जब आप देखेंगे तो 993 पेज पे आपको डीएनए मेटाबॉलिज्म शुरू होगा और इसको आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने उसका सिर्फ उस चैप्टर का थोड़ा कट करके लगाया है कि कितने रिपेयर मैकेनिज्म होते हैं। मिसमैच रिपेयर होता है, बेस एक्सचिजन रिपेयर होता है, न्यूक्लियोटाइड एक्सचिजन होता है और डायरेक्ट रिपेयर मैकेनिज्म भी होता है, जिसके कारण टीटी डायमराइजेशन के कारण एक डिजीज होता है जिसका नाम है जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज स्किन कैंसर, ठीक है। अब चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। Which one of the following statement regarding
बेस एक्ससिजन डीएनए रिपेयर सिस्टम इज फॉल्स। ठीक है, अब बेस एक्ससिजन रिपेयर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है इट कैन ट्रिगर बाय डीएनए डैमेज। ऑब्वियसली बात है, डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म तभी शुरू होगा जब डीएनए डैमेज होगा। द पॉल बी पाथवे फैसिलिटेट्स रिप्लेसमेंट of a long polynucleotide stretch of DNA। आगे बढ़ते हैं। The enzyme that remove base from DNA are glycosylase and lyase। Obviously यही तो है, देखिए ग्लाइकोसाइलेज आता है, बेसिक और लाइज आता है। देखिए यहां पे आपको मिल गया। अब है नेक्स्ट ऑप्शन है डैमेज डीएनए इज नॉट बीन रिपेयर्ड काउ स्टॉलिंग द डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। भैया डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जब डैमेज हो जाएगा तो डीएनए रिपेयर होगा ही नहीं। ये भी एक तरह का जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है ना। डैमेज डीएनए दैट डोंट हैव रिपेयर्ड काउ स्टॉलिंग ऑफ डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। अब जब डीएनए एक तरह से टूट जाएगा तो आप जरा सोचो कि डीएनए पॉलीमरेज कैसे जाएगा, तो बीच में तो डैमेज डीएनए। तो इसमें राइट ऑप्शन जो है, फॉल्स जो स्टेटमेंट है वो बी है। द पॉल बी पाथवे फैसिलिटेट रिप्लेसमेंट ऑफ लॉन्ग पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रेच ऑफ डीएनए। ऐसा नहीं है, फॉल्स स्टेटमेंट है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इज एक्सपेक्टेड व्हेन मैमेलियन सेल इन एस फेज इज फ्यूज्ड विद अनदर G2 फेज। हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, जो G2 फेज न्यूक्लियस विल वेट फॉर S फेज न्यूक्लियस टू कंप्लीट द रेप्लिकेशन एंड बोथ न्यूक्लियाई स्टिमुलेट एंड इंटर इनटू द M फेज। अगर G1 में है तो उसे फोर्स करेगा कि S फेज में आ जाए, और दो अलग अलग, एक G2 में है और एक S फेज में है, तो जो S फेज में है तब तक G2 फेज का सेल वेट करेगा जब तक कि S फेज वाला G2 में ना आ जाए, और तब दोनों क्या करेंगे, M फेज में इंटर करेंगे। और इसकी स्टोरी आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस पे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वो DBT हो, चाहे वो कोई भी एग्जामिनेशन हो, वहाँ पे इसकी बात उठ सकती है। सेल साइकिल रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर अबाउट क्रोमाटिन ऑर्गेनाइजेशन इन यूकैरियोट, दैट इज न्यूक्लियोसोम मॉडल। ओके, so the length of DNA per nucleosome varies for individual tissue or species. That is really 100% correct statement. Typical nucleosome packaging pattern is strictly maintained across the genome of an organism। नहीं, ऐसा नहीं। रिमॉडलिंग मैंने पढ़ा है ना, न्यूक्लियोसोम रिमॉडलिंग। अगर रिमॉडलिंग अब एक बार स्ट्रिक्टली पैक हो गया तो रिमॉडलिंग की कॉन्सेप्ट कहाँ से बनती, ठीक है, तो दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। वाइल wrapping around the histone core particle यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज मेंटेन्ड। नहीं, यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं होता, इसलिए तो सोलेनॉइड स्ट्रक्चर और तरह तरह के न्यूक्लियोसोम मॉडल्स होते हैं। ठीक है, हिस्टोन टेल मेडिएट इंट्रा न्यूक्लियोसोमल कॉन्टैक्ट is one of the essential factor to achieve 30 nm fiber, that is chromatin, that is the right option। तो ये भी ऑप्शन जो है वो सही है। तो इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, कॉम्बिनेशन 1 and 4 इज द राइट ऑप्शन। सो ये भी आंसर आपका क्लियर हो गया। आगे बढ़े, चलिए। Which one of the following technique can utilize to study both protein peptide and protein DNA interaction? इस पर मैं पर्टिकुलर चाह रहा था कि आपको इंडिविजुअल लेक्चर दूं, क्योंकि फाज डिस्प्ले एक यूनिक टेक्निक है जिसमें हम पेप्टाइड और प्रोटीन का इंट्रैक्शन चेक कर सकते हैं, एज वेल एज प्रोटीन और डीएनए का इंट्रैक्शन भी चेक कर सकते हैं। तो फाज डिस्प्ले इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, डीएनए फुटप्रिंटिंग भी नहीं होगा, डीएनए 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी नहीं होगा, चिप ऑन चिप ऐसे भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो बात हो रही है, प्रोटीन पेप्टाइड इंट्रैक्शन इज ओनली पॉसिबल थ्रू फाज डिस्प्ले एंड प्रोटीन डीएनए इंट्रैक्शन। तो आप और भी टेक्निक से देख सकते हैं, एज लाइक चिप ऑन चिप प्रोटीन डीएनए इंट्रैक्शन आप देख सकते हैं। डीएनए फुटप्रिंटिंग में प्रोटीन डीएनए की इंट्रैक्शन स्टडीज की जाती है। 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में भैया कहीं डीएनए नहीं आता, तो बी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है।
और इन सब पे पर्टिकुलर अलग अलग लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 69 पे। इन जीनोमिक डीएनए denaturation and renaturation experiment, which one of the following reason would renature the earliest? सैटेलाइट डीएनए जो होता है वो बहुत जल्दी रिनेचर करेगा बिकॉज ए रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस होते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। Which one of the following represent an autonomous retrotransposon? रेट्रोट्रांसपोजोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेट्रोट्रांसपोजोन्स जो ऑटोनोमस नेचर का होता है ह्यूमन बीइंग में वो लाइंस होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंजेक्टिंग नैनोज और बिक्वायर्ड कहाँ होता है, ड्रोसोफिला डेवलपमेंट में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो दिस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नैनोज कहाँ होता है, एंटेरियर में या पोस्टेरियर में, पोस्टेरियर रीजन में, ठीक है। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा जब आप नैनोज को क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन एट एंटेरियर एंड ऑफ फर्टिलाइज जो ड्रोसोफिला है एक्सपेक्टेड टू डेवलप एन एम्ब्रियो विथ इंजेक्शन ऑफ नैनोज ट्रांसक्रिप्ट एट एंटेरियर एंड ऑफ फर्टिलाइज ड्रोसोफिला एग। एंटेरियर एंड पे आप डालोगे तो क्या होगा, दोनों तरफ पूंछें निकलेगी, टू टेल एट बोथ द एंड, ओके। राइट ऑप्शन इज बी। पढ़िएगा, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मियोसिस के चैप्टर में। और नॉन डिसजंक्शन से कई डिजीज होते हैं। नॉन डिसजंक्शन पे कौन कौन से डिजीज होते हैं, अभी आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताओगे, ठीक है, कि कौन कौन से डिजीज नॉन डिसजंक्शन क्रोमोसोम के कारण होते हैं, ठीक है। ऑल, और यहाँ पे आपको नॉन डिसजंक्शन के कारण, जिसे क्रोमोसोमल एबेरेशन भी कहते हैं, वो भी एक टॉपिक है नॉन डिसजंक्शन से मिलता जुलता, ठीक है। तो जब आपका नॉन डिसजंक्शन होगा तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस, एक गैमेट क्या होगा, n+1 होगा, क्योंकि नॉन डिसजंक्शन हुआ तो एक में ज्यादा जाएगा और रिस्पेक्टिव जो दूसरा होगा उसमें एक कम जाएगा, यही तो है। चलिए, which one of the following change occur in directional migration in यूकैरियोटिक सेल? जब डायरेक्शनल माइग्रेशन होगा तो ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की बात कर रहा है, ठीक है। तो न्यूक्लियस मूव करेगा टुवर्ड बैक एंड बिहाइंड द गोल्गी, ठीक है। राइट ऑप्शन इज सी। पढ़िएगा इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब कह रहा है अंडरवाइंडिंग और ओवरवाइंडिंग, इसके बारे में सेपरेट लेक्चर बहुत अच्छे से समझाया गया है मेरे यूट्यूब चैनल पे, वहां पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। अंडरवाइंडिंग एंड ओवरवाइंडिंग ऑफ सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए generate supercoils only when does not have any of the following। अगर रिपीटेड सीक्वेंस होंगे तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगा। जीसी रिसीक्वेंस है चाहे टी रिसीक्वेंस हो, अंडरवाइंडिंग और ओवरवाइंडिंग पॉसिबल है। अगर मिक्स हो जाएगा, मिक्स मीन्स कटना, वन ऑफ द स्ट्रैंड विल कट, जो कट हो गया तो डीएनए में सुपर कॉइलिंग होगा ही नहीं ना, वो तो आराम से खुल जाएगा। तो अंडरवाइंडिंग और ओवरवाइंडिंग का कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया भैया, ठीक है, समझ में आई बात। तो राइट ऑप्शन इज ए। अब क्रिस्पर कैसनाइन का एग्जांपल उठाएं। क्रिस्पर कैसनाइन इज ए एग्जांपल ऑफ एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स बैक्टीरिया, दैट इज राइट। द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ क्रिस्पर लोसाई जनरेट स्मॉल CRRNA, ठीक है, स्मॉल RNAs डेवलप दैट स्पेसिफिकली टारगेट द वायरल डीएनए। और वो फिर क्या होता है, बट नॉट इन द क्रिस्पर लोसाई। अगर क्रिस्पर लोसाई में अगर होगा तो क्या होगा, वो ऑटो इम्यून डिजीज को करने लगा कि सेल्फ डीएनए के सेल्फ सीक्वेंस को क्या करना शुरू करेगा, टारगेट करना शुरू कर देगा। लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं है, क्योंकि एब्सेंस ऑफ प्रोटोस्पेसर एडजेसेंट मोटिव दैट इज द पैम इन द क्रिस्पर लोसाई। क्रिस्पर लोसाई में कहीं भी पैम मोटिव नहीं होता है। पैम कहाँ होता है, आपके होस्ट जीनोम के सीक्वेंस में, वहां पे पैम साइट होता है, क्योंकि उसको टारगेट करना है। क्रिस्पर लोसाई में ही हो गया तो क्रिस्पर कहीं पे भी जाके बाइंड करेगा और जाकर के काट देगा, तो बहुत सारे ऑटोइम्यून डिजीज हो जाएंगे, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इसका ये होगा, ठीक है। ए टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट डज नॉट रीच बीमैक्स, कौन ऐसा है जो बीमैक्स को कभी रीच नहीं कर सकता। बीमैक्स को तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन थियोरेटिकली जा सकता है, एक्सपेरिमेंटली 100% कोई नहीं जा सकता। लेकिन सिंपल डिफ्यूजन अक्रॉस लिपिड बाइलेयर कैन नॉट गो
बीमैक्स को कभी वो अचीव नहीं कर पाए। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल है, और ये क्वेश्चन जो है वो बोवेल हाइपोथेसिस को लेकर के। ठीक है, और बोवेल हाइपोथेसिस अगर नहीं पढ़े तो भैया पढ़ के जाओ, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आना ही आना है। अब कह रहा है कि मिनिमम टीआरएनए आप बताओ रिकॉग्नाइज, ये जो 6 जो सेरीन के जो कोड हैं, इनको कोड करने के लिए मिनिमम कितने टीआरएनए हमारे सेल को जरूरत पड़ेगी। अब देखो, ये है यूसी एंड यूसी। खास कर याद करो कि बोवेल हाइपोथेसिस पे लास्ट पोजीशन पे यू हो, ए हो या सी हो, वो एक टीआरएनए से कोड हो जाएगा, मगर अगर जी होगा तो वो एक कोड से नहीं होगा, जी अलग हो चला जाता है। तो यहां पे आपको कितने चाहिए टीआरएनए? 2। इट इज वेरी स्पेसिफिक, ट्राई टू अंडरस्टैंड। थर्ड पोजीशन कैन नॉट कंटेन जी, इफ इट कंटेन जी यू हैव रिक्वायर अनदर टीआरएनए। सो सिंगल टीआरएनए कैन रिकॉग्नाइज UCU, UCA and UCC, but UCG cannot recognize by the same tRNA. So these 3 is coded by 1 tRNA, and this by 1, and this again U and C. So for these 2, 1 tRNA is again required. So total tRNA कितनी जरूरत पड़ी? 1 plus 1 plus 1. तो राइट ऑप्शन कितने हो जाएंगे? 3। समझ में आया? बोवेल हाइपोथेसिस अच्छे से जाके पढ़ो, अगर नहीं पढ़े हो तो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जेनेटिक कोड से भैया क्वेश्चन तो कोई भी एग्जाम उठा लो, आना ही आना है, आना ही आना है। आगे आपका था विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल, SRP। आप पढ़े होंगे, जब प्रोटीन सिंथेसिस पढ़े होंगे तो वहां पे आपको मिला होगा। भैया ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होता तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता, ये प्रोटीन बायोसिंथेसिस में है, यानी ये साइटोसॉल में है, मेम्ब्रेन पे कहाँ हो सकता है? तो बी ऑप्शन इज टोटली इनकरेक्ट। आगे बढ़े। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज ए बायोप्लास्टिक। बायोप्लास्टिक आप अच्छे से पढ़ लेंगे, बायोप्लास्टिक पे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट और पॉलीहाइड्रोक्सी वैलेरेट 2 होते हैं, एक होता है PHB, एक होता है PHV। दोनों क्या है? बायोप्लास्टिक से पढ़िएगा इनके बारे में। ठीक है, अब कह रहा है एक एक्सपेरिमेंट्स किया गया है आपके सामने, और आपको बताना है, ठीक है, लेबल्ड सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एंड लीनियर शॉर्ट डीएनए, ये दोनों है। ठीक है, वेयर अनिल, इसको अनिल कर दिया गया, और अब हेलिकेज ऐसे परफॉर्म कर, हेलिकेज क्या करेगा? इनके बीच में जाएगा और इनको अलग कर देगा, इसको अलग कर देगा, इसको अलग कर देगा। ठीक है, ठीक है, हेलिकेज क्या है? प्रोटीन है, याद रखिएगा। यूजिंग अनिल प्रोडक्ट ऑफ 3 प्रोटीन ABC। अब ABC 3 प्रोटीन है, और जेल को आपको दिखाया जा रहा है, इनके बेसिस पे आप बताओ, बेस्ड ऑन द रिजल्ट आइडेंटिफाई दैट प्रोटीन विच कंटेन हेलिकेज एक्टिविटी। अब हेलिकेज एक्टिविटी कहने का मतलब क्या है? अब ये जो आपको दिया गया है, कंट्रोल दिया गया, ऑलिगोस दे करके क्या किया है? कंट्रोल दिया गया, यानी कि इसमें आपको प्रोब दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो शॉर्ट डीएनए जो आप फ्रेगमेंट है वो आपको ऑलिगोस दिख रहा है। अगर हेलिकेज एक्टिविटी होगा तो आपको उनमें क्या होगा? दिखेगा। तो आप देखो कि कहाँ कहाँ पे हेलिकेज एक्टिविटी दिख रही है। इस वाले रीजन में हेलिकेज एक्टिविटी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे आपको शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ दैट ऑलिगोस इज ऑब्टेन्ड ऑन द जेल। अब देखो कि बी प्रोटीन के जब प्रेजेंट है तो यहाँ पे है नहीं है, सी प्रोटीन प्रेजेंट है तो यहाँ पे है नहीं है, तो कौन सा प्रोटीन होगा भैया? ए, बिकॉज ए जहाँ जहाँ है, देखो ए यहाँ यहाँ है, और उसके सामने नीचे आओ, 1 2 3 एंड 4, तो कौन सा प्रोटीन है जिसके पास हेलिकेज एक्टिविटी है? दैट प्रोटीन ए। तो प्रोटीन ए हैव हेलिकेज एक्टिविटी। जब कोई अननोन प्रोटीन है, आपको पता करना हो कि इसके पास हेलिकेज एक्टिविटी है या नहीं, तो आप इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू बता सकते हो। समझ में आया क्वेश्चन? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो बी में या सी में जब है प्रोटीन तो भी हेलिकेज एक्टिविटी नहीं दिख रही, क्योंकि वो प्रोब नीचे नहीं मिल रहा है, जबकि कंट्रोल में जैसे जहाँ ऑलिगोज है वैसे ही ऑलिगोज आपको
मिलना चाहिए था बी और सी में, बी और सी में नहीं है, तो बी एंड सी प्रोटीन डोंट हैव हेलिकेज एक्टिविटी। आगे बढ़े, चलिए अब है गुआनिन एक्सचेंज फैक्टर। यह न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर जो है और प्रोटीन डोमेन दैट एक्टिवेट मोनोमेरिक GTPase by stimulating the release of guanosine diphosphate that they call GDP to allow the binding of guanosine triphosphate। तो जो ये फैक्टर हैं गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, वो GDP के साइड से भी बाइंड करते हैं और GTP के साइड भी बाइंड करते हैं। A variety of unrelated structure domain have been shown to exhibit guanine nucleotide exchange factor। ठीक है, some GEFs can activate multiple GTPase while other are specific to single GTPase। अब इस क्वेश्चन मैं इतना आपको क्यों पढ़ा, ताकि जब मैं क्वेश्चन पे लेके जाऊं तो आप चीजों को अच्छे से विजुअलाइज कर सकें। अब कह रहा है प्रोटीन X एग्जिस्ट बोथ GTP बाउंड और GTP बाउंड। तो ये बात किसकी हो रही है, इसी फैक्टर की बात हो रही है। ठीक है, when this protein was purified and it always purified form में GTP से बाउंड कर रहा है। प्रोटीन Y, W and V were added separately in experiment along with GTP और रिजल्ट आपको नीचे दिया गया है। अब आपको कह रहा है which one of the following could be the right conclusion of the result। प्रोटीन Y is GEF for प्रोटीन X। क्यों? क्योंकि जब आप W के साथ देख रहे हो, W से देख रहे हो, V के साथ देख रहे हो, तो क्या इसके साथ बाइंडिंग हो रही है GTP के साथ? नो। लेकिन Y प्रोटीन में आपको बाइंड मिल रहा है, दिस इज इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल मतलब कि ये बाइंडिंग आपको, ये आप हमेशा कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपको कंट्रोल रखना पड़ता है उसके नीचे। तो कंट्रोल के ऊपर आप जो Y प्रोटीन है वो इंटरेक्ट कर रहा है। प्रोटीन Y इज अ क्या, गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर फॉर प्रोटीन X, बिकॉज ये GTP के साथ भी बाइंड कर रहा है। समझ में आया है क्वेश्चन? चलिए बाय। सो इसके बारे में 83 एक और क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। इन ए क्लास of student were divided into 3 different group. Each group was different DNA. To find the melting temperature, all group observed same temperature. This is because एक 3 ग्रुप एक क्लास में स्टूडेंट्स को बैठाया गया, उनके 3 ग्रुप्स कर दिए गए। ठीक है, और तीनों को अलग अलग DNA के सीक्वेंस दिए गए। ठीक है, और मेल्टिंग टेम्परेचर और ये रीजन ऐसा दिया हुआ नहीं है, तो वो तीनों को देखा गया कि सैंपल में TM सेम था। इसका रीजन क्या था? दे गॉट डिफरेंट DNA सैंपल फ्रॉम द सेम ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट लेंथ ऑफ GC कंटेंट। भैया GC कंटेंट अगर डिफरेंट हुआ ना तो सेम टेम्परेचर कभी आएगा ही नहीं। तो ऑप्शन ए क्या है, पक्का गलत है, बी पढ़ते हैं। दे गॉट डिफरेंट DNA सैंपल विद सेम लेंथ ऑफ GC। they got different DNA samples, ठीक है, with same length of GC content। ये भी भैया सही बात नहीं है। they got different DNA sample with same length and same GC content। हाँ, जब GC content सेम होगा और सेम लेंथ होगा तभी सबको क्या होगा, सेम टेम्परेचर मिलेगा। उसका ओरिएंटेशन इधर उधर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, जो भी लेंथ है ठीक है दे लो, कोई दिक्कत नहीं। बट क्या होना चाहिए, जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है वो सेम होना चाहिए, GC80 जो भी हो सेम होना चाहिए, ऑर्डर कुछ भी हो। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे पढ़ें। और RNase पर पर्टिकुलरली मेरा एक सेपरेट वीडियो है, वहाँ पे जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, जब हम DNA रेप्लिकेशन पढ़ा रहे थे तो RNase के बारे में और RNase के बीच में हम डिफरेंस क्रिएट करके आपको बहुत अच्छे से दिए हैं। एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ RNA DNA हाइब्रिड। तो RNA DNA हाइब्रिड को हटाना हो, रिमूव करना हो, तो कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, RNase H। और ये अलग अलग एंजाइम है, इनको भी आप पढ़ लेंगे। RNase P का काम क्या है, S1 न्यूक्लियस क्या है, माइक्रोकोकल न्यूक्लियस कहाँ काम करता है, माइक्रोकोकल न्यूक्लियस कहाँ यूज होता है, एपिजेनेटिक्स के स्टडी में, न्यूक्लियोसोम की स्टडी में। ठीक है, नीचे आइए।
A mutation in a coding region of a mammalian gene lead to loss of a single amino acid at N terminus of a nascent polypeptide. This is possible. The mutation occur at 3' end of the coding strand. Second, a mutation leads to the shift of the ribosomal binding site. The first two code for methionine. That is the right option. यही कारण था कि tRNA अच्छे से समझ नहीं पाया और इसी के कारण म्यूटेशन हुआ और उसे मैमेलियन सेल रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया. तो राइट ऑप्शन इज द फर्स्ट टू कोडोन कोड्स फॉर methionine. ठीक है. व्हाट वुड बी द बेस्ट एसे to detect the detect and quantify small and low abundance peptide. बहुत ही कम भी रहेगा ना तो आप रेडियो इम्यूनो एसे के थ्रू बता सकते हैं. बाकी ऐसे भी आप पढ़ लेंगे. ठीक है. चलिए एक इस 90 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं. ए केमिस्ट सिंथेसाइज ए न्यू केमिकल X which is highly mutagenic. He also tested the capacity of mutation by X. To revise the known of mutagenesis, obtained a result. म्यूटेशन X को देख किया गया और रिवर्स किया गया तो नाइट्रस ऑक्साइड में हो गया. ठीक है. हाइड्रोक्सिलामीन में सम हुआ, एक्रिडीन ऑरेंज में नो हुआ. Which one of the conclusion is appropriate? अब आप नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोक्सी अमीन और एक्रिडीन ऑरेंज कैसे काम करता है इनके बारे में पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. इसका राइट ऑप्शन है एक्स काउजिंग ट्रांजिशन. वहां पे ट्रांजिशन हो रहा है तभी तो रिवर्स हो रहा है. या ट्रांसवर्सन होता तो होता नहीं क्योंकि एक्रिडीन ऑरेंज में नो. ठीक है. समझ में आया. चलिए. फॉर efficient translation of a certain eukaryotic mRNA under many physiological and pathological stress condition, the small subunit of ribosome binds to mRNA end. कहाँ बाइंड करेगा तो इंटरनल राइबोसोम एंट्री साइट पे. चलिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट. as soon as possible in the next part. तब तक के लिए बाय. टेक केयर.